आज हम पढ़ेंगे बाढ़। किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं जिससे भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। मानसून की अनिश्चितता तथा अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम बाढ़ों का आना है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून अधिक सक्रिय होती है और अतिवृष्टि करती है या पर्वतों पर बर्फ पिघलती है तथा तटीय भागों में तूफान आती है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। जब कभी चक्रवातों द्वारा अचानक भारी वर्षा होती है तो प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। नदी घाटियों में जहाँ कहीं ढाल कम होता है वहाँ नदी का जल आगे प्रवाहित नहीं हो पाता और वहाँ पर जल एकत्रित होकर बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। बाढ़ के कारण मौसम विभाग संबंधी कारक भारी वर्षा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वृष्टि परफोस्ट क्लाउड ब्रस्ट। भौतिक कारक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र, जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था। मानवीय कारक वनों का विनाश, त्रुटिपूर्ण सिंचाई, नदी मार्गों में गाद का निष्पेक, बांधों का टूटना, त्रुटिपूर्ण कृषि, नगरीकरण की गति। भारी वर्षा, बर्फ का पिघलना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आदि प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानव के कुछ अवांछित क्रियाकलापों का भी बाढ़ों का कारण बनते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप अंधाधुंध वन कटाव, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, प्राकृतिक अफवाह तंत्रों में अवरोध पैदा करना तथा नदी तल और बाढ़ग्रस्त मैदानों पर मानव बसाव को बढ़ावा देना आदि हैं। बाढ़ प्रवण क्षेत्र, फ्लड प्रोन एरियाज। भारत में बाढ़ के निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1976 में किया गया। इस आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार भारत का लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात 1/8 भाग बाढ़ प्रवण माना गया है। इससे लगभग 25 से 50% क्षेत्र ऐसा है जो प्रतिवर्ष बाढ़ों से प्रभावित है। 78 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवर्ष बाढ़ें आती हैं जो 240 लाख व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं और 7 लाख मकानों को क्षति पहुंचाती हैं। अधिकांश बाढ़ें भारत के उत्तरी मैदान में आती हैं। अनुमान है कि बाढ़ों से होने वाली 3/4 क्षति भारत में उत्तरी मैदान में होती है। भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 60% भाग गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के अपवाह से होता है, अपवाह क्षेत्र में है। प्रायद्वीपीय भारत में बाढ़ों का प्रकोप समुद्र तटीय मैदानों तथा नदी के डेल्टों में होता है। पंजाब हरियाणा के मैदान में प्राय नदियां अपने किनारों का तोड़कर बनाती हैं और विस्तृत क्षेत्र को जलमग्न कर देती हैं। भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का वितरण: उत्तर प्रदेश 21.9%, बिहार 12.71%, असम 9.4%, पश्चिम बंगाल 7.91%, उड़ीसा 4.18%। अन्य जो राज्य रहते हैं उनका 43.9%। पाई चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा राज्य कितना अफेक्ट होता है बाढ़ से। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन आदि में वर्षा ऋतु में बड़ी मात्रा में जल भर जाता है और बाढ़ आ जाती है। ये नदियाँ पर्वतीय प्रदेशों में जल लाती हैं और जब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो ढाल की कमी के कारण जल की गति एकदम कम हो जाती है और बाढ़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में दक्षिण भाग में हुगली नदी के कारण प्राय बाढ़ आती रहती है। हुगली में अजय तथा दामोदर जैसी नदियां आकर मिलती हैं। ये नदियां झारखंड के पठार से निकलती हैं जहां बड़ी मात्रा में वन काट दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में जब झारखंड के पठार पर मूसलाधार वर्षा होती है तो दामोदर तथा हुगली नदियों में भयंकर बाढ़ आ जाती है। दामोदर नदी बर्दवान के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है जहां इसके जल की गति एकदम मंद पड़ जाती है। इससे कई बार तो इतनी भयंकर बाढ़ आती है कि बहुत से क्षेत्र 2 से 2.5 मीटर गहरे जल में डूब जाते हैं। दामोदर नदी के कारण सदियों में ही बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में बाढ़ें आती रहती हैं। बाढ़ के प्रभाव: भय: अन्य आपदाओं की भांति बाढ़ से लोग भयभीत हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति, हृदय रोग से ग्रस्त व्यक्ति, वृद्ध लोग, गर्भवती महिलाएं, शिशु आदि बाढ़ के प्रकोप की अपेक्षा इसके भय से अधिक मरते हैं। भौतिक क्षति: बाढ़ के समय मकान, खड़ी फसलें, पशुओं के आश्रय स्थल, परिवहन के मार्ग आदि को
बहुत क्षति होती है। मृत्यु तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोग तथा पशु डूब कर मर जाते हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, पेचिस, वायरल, मलेरिया आदि संक्रामक रोग फैल जाते हैं और महामारी का रूप धारण कर लेते हैं। जल आपूर्ति, बाढ़ के दौरान कुओं व पाइपों का जल तथा भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है, शुद्ध पेयजल की कमी हो जाती है। फसलें तथा खाद्य आपूर्ति, खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं और गोदामों में पड़ा अनाज सड़ने लगता है। इससे खाद्य आपूर्ति में बहुत अधिक कमी आ जाती है। मृदा अपरदन, बाढ़ के समय जल तेज गति से बहता है जिससे मृदा अपरदन होता है। मृदा की ऊपरी सतह के कारण बह जाने से भूमि की उपजाऊ शक्ति क्षीण हो जाती है। तटीय इलाकों के नमन भागों में यदि समुद्री जल प्रवेश कर जाए तो मृदा में लवणता बढ़ जाती है। बाढ़ के लाभ, जहाँ पर बाढ़ से इतनी हानि होती है वहीं पर बाढ़ से कुछ लाभ भी होते हैं। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है जो फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है और यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। न्यूनीकरण की कुछ मुख्य युक्तियाँ, मेन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, चेतावनी, आकस्मिक बाढ़ को छोड़कर बाढ़ के बारे में चेतावनी देने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। भारी वर्षा और नदी में बाढ़ आने के बीच पर्याप्त समय होता है। भारत में बाढ़ के संबंध में चेतावनी केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा जल संसाधन विभाग द्वारा दी जाती है। केंद्रीय जल आयोग अंतर्राज्यीय नदी बेसिनों पर स्थापित 175 केंद्रों द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी करता है। मानचित्रीकरण, बाढ़ों के प्रकोप को कम करने के लिए मानचित्रीकरण प्राथमिक उपाय है। भारत में अधिकांश नदियों का मानचित्रीकरण हो चुका है। इंजीनियरिंग संरचनाओं का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स, बाढ़ के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए इंजीनियरिंग संरचनाओं का उचित निर्माण काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। बाढ़ की शक्ति तथा अवसाव को कम से कम करने के लिए इंजीनियरिंग संरचनाओं को मजबूत बनाना अनिवार्य है। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ों द्वारा की जाने वाली क्षति को कम करने के लिए बाढ़ों पर नियंत्रण पाना अनिवार्य है। बाढ़ों को कम करना, यह जल प्रवाह को कम करने से संबंधित है। इसे पुनर्वनरोपण, वनस्पति के बचाव, नदी मार्ग से मलबा हटाने आदि से प्राप्त किया जा सकता है। बाढ़ का दिक् परिवर्तन, फ्लड डाइवर्जन, इनमें तटबंध, बांध, नदी तथा नदी के चैनल में सुधार करना सम्मिलित है। फ्लड प्रूफिंग, इससे बाढ़ द्वारा क्षति को कम किया जा सकता है। इसमें रेत की बोरियों द्वारा बाढ़ के जल को दूर रखा जाता है और दरवाजे तथा खिड़कियों को ऊंचाई पर रखकर बाढ़ से बचा जा सकता है। घरों का निर्माण भूमि को ऊंची करके या उपयुक्त निर्माण विधि का प्रयोग करके उच्च स्थल पर करके भी बाढ़ से बचा जा सकता है। यथा संभव भवनों का निर्माण जलाशयों से दूर करना चाहिए।